हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ संकलन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ बड़े भाई साहब। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? इसका उत्तर होगा, कथानायक की रुचि खेलकूद, कंकरियां उछालने, गपबाजी करने, कागज की तितलियां बनाने, उड़ाने और उछलकूद करने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? उसके बाद वे उसे उपदेश देने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो जब दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब चाहे वह पढ़े या न पढ़े, वह पास तो हो ही जाएगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेलकूद में लगाने लगा। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते। कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते और कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती। कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। अगला प्रश्न, अब है ये आपके लिखित प्रश्नोत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है, इनका उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के बीच में देना है। पहला प्रश्न, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? तो छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय करके टाइम टेबल बनाया, जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने यह सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात। वह टाइम टेबल का पालन न कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। अगला प्रश्न, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब डांटा, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया। बड़े भाई साहब ने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते और कोशिश करते कि वे जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था कि वे स्वयं भी अनुशासित रहकर ही अपने भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए
उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? तो बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई खेल कूद में ज्यादा ध्यान न देकर पढ़ाई में ध्यान दे। वे छोटे भाई को हमेशा सलाह देते थे कि अंग्रेजी में ज्यादा ध्यान दो। अंग्रेजी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो उसी कक्षा में रह जाओगे। इसलिए बड़े भाई साहब छोटे को खेल कूद से ध्यान हटाने की सलाह देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? तो छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाया। उस पर बड़े भाई का डर कम हो गया। भाई के डर से जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था वह भी बंद कर दी, क्योंकि छोटे भाई को लगता था कि वह पढ़े या न पढ़े पास हो ही जाएगा। वह अपना सारा समय मौज मस्ती और खेल के मैदान में बिताने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। में पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो छोटा भाई अभी अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गंवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? तो बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने और पढ़ने पर जोर देती है, चाहे किसी को अंग्रेजी पढ़ने में रुचि है या नहीं। अपने देश के इतिहास के साथ साथ दूसरे देशों के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर रटने वाली प्रणाली पर जोर दिया जाता है। छोटे छोटे विषयों पर लंबे लंबे निबंध लिखने होते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो लाभदायक कम और बोझ ज्यादा लगे ठीक नहीं है। हम भी भाई साहब के विचारों से सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए। उनका कहना है कि हम इतने पढ़े होने के बाद भी अगर बीमार भी पड़ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे माँ और दादा बिना पढ़े भी हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से करते हैं। इसमें केवल इतना ही फर्क है कि उनके पास हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है। बड़े भाई के अनुसार अनुभव ही समझ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह हर समय खेलता रहता था। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे बहुत डांटते रहते थे। उनके डर के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, परंतु जब वह बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई का डर भी जाता रहा। वह बेखौफ होकर खेलने लगा। एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे
बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित है। बड़ा भाई बहुत परिश्रमी था। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटा रहता था, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहता था। बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, इसीलिए वह अपने छोटे भाई को उपदेश ही देता रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहता है। वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है और आत्मनियंत्रण करना जानता है। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं। इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती है। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख को सरलता से पार किया जाता है। घर का खर्च चलाना हो या बीमारी का संकट हो, वही उम्र और अनुभव ही इसमें व्यक्ति की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। इसका उत्तर होगा कि पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर भर आया। इसमें अगला है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो बड़े भाई साहब को जिंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से कुशलता से परिवार का पालन किया है। वह यह भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे थे। उसी समय एक पतंग कटकर आई। छोटा भाई उसे लूटने के लिए दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने लूट ली। वे हॉस्टल की ओर दौड़े। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण है। नेक्स्ट है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज्यादा खेलने के लिए डांटते हैं, उसका भला बुरा समझाते हैं और गलत सही को भी समझाते हैं। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान तो रटकर भी पास किया जा सकता है। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। अगला है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार गुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। लेखक खेलकूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता डपटता था, उसे गुड़कियां देता था, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेलकूद को नहीं छोड़ सकता था।
वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधा रहता था। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा और ठोस बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायेदार नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। तो आशय यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। नेक्स्ट, अब यहां से शुरुआत होती है भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नसीहत, नसीहत के पर्यायवाची होंगे शिक्षा या और सीख। रोष, क्रोध और गुस्सा। आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। राजा, नृप और महीप। ताज्जुब, आश्चर्य और विस्मय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको मुहावरों के आगे अर्थ और फिर उसका वाक्यों में प्रयोग दिया जा रहा है। पहला है इसमें सिर पर नंगी तलवार लटकना, तो इसका अर्थ होगा साक्षात मौत दिखाई देना। वाक्यों में इसका प्रयोग इस तरह से करेंगे कि सीबीआई ने जांच शुरू करके सबके सिर पर नंगी तलवार लटका दी। इसमें अगला है आड़े हाथों लेना, कठोर बातें करना। पुलिस ने चोर को आड़े हाथों ले लिया। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होगा किसी अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। तो कर्मचारी को जब रुपयों से भरा थैला मिला तो मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन काम। मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, पैसों के लिए वह लोहे के चने चबाते हैं। दांतों पसीना आना, बहुत कठिनाई आना। राम की जिद के आगे उनके पिताजी के दांतों पसीना आ गया। और नेक्स्ट है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका अर्थ होगा साधारण व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग होगा कि उस पार्टी में ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी आ गया। इस पाठ में आपके 50 से अधिक मुहावरे हैं, तो आप और अन्य मुहावरों का भी अच्छे से वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम, तद्भव, देशी और आगर शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांट कर लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें आपको छांटना है कि इनमें कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव, कौन सा देशज और कौन सा आगत। तो आइए पढ़ते हैं। जन्म सिद्ध, ये एक तत्सम शब्द है। आंख तद्भव, दाल भात देशज, पोजीशन आगत और फजीहत अरबी या फारसी। उसी तरह चेष्टा और निपुण, तुक्तिबाण विद्वान, आधिपत्य, प्रातःकाल, अवहेलना, ये सभी तत्सम शब्द है। घुड़कियां, पन्ना, ये तद्भव शब्द है। तथा जानलेवा, आंख फोड़,
मेला, तमाशा, फटकार, भाई साहब ये देशज शब्द है। जल्दबाजी, पुख्ता, मसलन, स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल ये आगत शब्द है। और हाशिया, तालीम, हर्फ और जमात ये अरबी के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये प्रश्न आपके परीक्षा में आते नहीं हैं, परंतु ये पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, इसीलिए हमने भी ये करवाए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए वाक्यों में कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक लिखिए। तो इसका उत्तर देने के लिए आपको क्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी क्रिया सकर्मक होती है और कौन सी अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया तो उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता हो, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। और दूसरे शब्दों में बताएं तो जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों जहां प्रेजेंट होंगे वहां सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में जहां वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। परिभाषा के बाद अब आप इसके उदाहरण देखकर समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसका उत्तर होगा सकर्मक। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, यह होगी अकर्मक क्रिया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक क्रिया होगी। और मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, सकर्मक क्रिया होगी। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया होगी। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, और यहाँ होगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनेगा वैचारिक। इतिहास, इतिहास में एक प्रत्यय लगाकर बनेगा ऐतिहासिक। उसी तरीके से संसार का सांसारिक, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक, प्रयोग का प्रायोगिक और अधिकार का आधिकारिक। ये हुए भाषा अध्ययन के प्रश्न। अब हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक अपने बड़े भाई के हुक्म को कानून समझने में शालीनता समझता था, ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। लेखक और उसके भाई साहब छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे। लेखक अपने बड़े भाई से उम्र में 5 वर्ष छोटा था। वह 9 साल का और भाई साहब 14 वर्ष के। उम्र और अनुभव के इस अंतर के कारण उन्हें लेखक की देखभाल और डांट डपट का पूरा अधिकार था और उनकी बातें मानने में ही लेखक की शालीनता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब की कॉपियां देखकर लेखक किस पहेली का हल नहीं निकाल सका और क्यों? लेखक ने देखा कि बड़े भाई साहब को अपनी पुस्तकों और कॉपियों के पृष्ठों और हाशिए पर जानवरों की तस्वीरें बना रखी है या ऐसे ऐसे शब्दों का निरर्थक मेल करने का प्रयास किया है जिनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। लाख चेष्टा करने पर कुछ समझ न पाने के कारण लेखक के लिए यह अबूझ पहेली बनी रही। वह उम्र में छोटा होने से बड़े भाई साहब की पहेलियों का हल कैसे ढूंढ सकता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर बड़े भाई साहब के विचारों को स्पष्ट कीजिए। बड़े भाई साहब शिक्षा को जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में वे जल्दबाजी करने के पक्षधर न थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक मजबूत मकान बनाने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार शिक्षा की नींव मजबूत बनाने के लिए वे एक एक कक्षा में 2-3 साल लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को अपने भाई के रौद्र रूप के दर्शन क्यों हो जाया करते थे?
लेखक का मन पढ़ाई के बजाय खेल कूद में अधिक लगता था। वह घंटा भर भी पढ़ाई के लिए न बैठता और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। वह तरह तरह के खेल खेलते हुए, दोस्तों के साथ बातें करते हुए समय बिताया करता था। उसका ऐसा करना और पढ़ाई से दूरी भाई साहब को पसंद न था। वह जब भी खेलकर घर आता तब उसे उनके रौद्र रूप के दर्शन हो जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी विषय के बारे में भाई साहब लेखक को क्या बताते थे? ऐसा कहने के पीछे भाई साहब का क्या उद्देश्य था? बड़े भाई साहब लेखक के सामने अंग्रेजी की कठिनता का भयावह चित्र खींचते हुए कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है जिसे हर कोई पढ़ ले। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इतने परिश्रम के बाद भी इसे शुद्ध रूप से पढ़ा और बोला नहीं जा सकता। ऐसा कहने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य यही था कि लेखक अधिकाधिक पढ़ाई पर ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, ऐसा कहकर भाई साहब लेखक को क्या बताना चाहते थे? तो लेखक के बड़े भाई साहब पढ़ाई के नाम पर किताबें रटने का प्रयास करते। वे रट कर परीक्षा पास करने का प्रयास करते। वे ऐसा करने के क्रम में अक्सर किताबें खोले रहते और खेल कूद मेले तमाशे छोड़कर पढ़ते रहते थे। फिर भी परीक्षा में फेल हो गए। वे अपने उदाहरण द्वारा यह बताना चाहते थे कि यदि इतना पढ़कर भी मैं फेल हो गया तो तुम सोचो खेलने में समय गंवाने वाले तुम्हारा क्या हाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब ने लेखक का घमंड दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाया? बड़े भाई साहब ने देखा कि उनके फेल होने और खुद के पास होने से लेखक के मन में घमंड हो गया है। उसका घमंड दूर करने के लिए उसने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण चक्रवर्ती राजा था जिसे संसार के अन्य राजा कर देते थे। कर मतलब टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, पर घमंड ने उसका भी नाश कर दिया। अगला प्रश्न। परीक्षकों के संबंध में भाई साहब के विचार कैसे थे, स्पष्ट कीजिए। परीक्षकों के संबंध में भाई साहब के विचार बहुत अच्छे नहीं थे। भाई साहब का कहना था कि परीक्षक इतने निर्दयी होते हैं कि ज्योमेट्री में अ ज ब लिखने की जगह अ ब ज लिखते ही अंक काटकर छात्रों का खून कर देते थे, वह भी इतनी सी व्यर्थ की बात के लिए। इन परीक्षकों को छात्रों पर दया नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब भी कनकोआ उड़ाना चाहते थे, पर किस भावना के कारण वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे? भाई साहब के अंदर भी बचपना छिपा था। इस बचपने को वे बलपूर्वक दबाकर अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का गला घोंटे जा रहे थे। वे खेलने कूदने और पतंग उड़ाने जैसा कार्य करना चाहते थे, परंतु कर्तव्य और बड़प्पन की भावना के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। यदि वे स्वयं खेलकूद में लग जाते तो लेखक को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करते? अगला प्रश्न। बड़े भाई साहब ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की जिन कमियों की ओर संकेत करते हुए अपने फेल होने के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने की कोशिश की है, उससे आप कितना सहमत है, अपने विचार लिखिए। बड़े भाई साहब ने उस समय की शिक्षा प्रणाली में जिन कमियों की ओर संकेत किया है, उनमें मुख्य है एक ही परीक्षा द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, अर्थात वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर ही छात्रों का भविष्य निर्भर करता था। इस प्रणाली से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता था। इसमें छात्रों के अन्य पहलुओं के मूल्यांकन की न तो व्यवस्था थी और न ही उन्हें महत्व दिया जाता था। इसके अलावा परीक्षकों का दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा था कि वे छात्रों से उस तरह के उत्तर की अपेक्षा करते थे जैसा पुस्तक में लिखा है। किताब से उत्तर अलग होते ही 0 अंक मिल जाते थे। यद्यपि इन कारणों से ही भाई साहब अपने
फेल होने का दोष परीक्षा प्रणाली पर नहीं डाल सकते थे। वे खुद भी तो समझकर पढ़ने के बजाय रटकर पढ़ते थे, जो उनके फेल होने का कारण बनी। इस तरह भाई साहब के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। पास होने के लिए उन्हें विषयों को समझकर पढ़ने की जरूरत होती है, जो उन्होंने नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के अभ्यास से यह पाठ आपको और अधिक स्पष्ट हो गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।